डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूनिट नंबर 3 के रिगार्डिंग एमसीक्यूज़। और यूनिट नंबर 3 जो कि बहुत लंबा है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के पार्ट फर्स्ट के रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे फिर से देखेंगे। सबसे पहला है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बिलो 3 मेगाहर्ट्ज़। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपको लाजमी याद रखनी है। तो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है बिलो 3 हर्ट्ज़। और ट्रेवल कहाँ से करती है? ये ट्रेवल करती है अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रिफ्लेक्शन या इंटरेक्शन। ग्राउंड के साथ या अर्थ की सरफेस के साथ ये इंटरेक्ट करती है, और जो हिल्स या माउंटेन्स वगैरह होती हैं अर्थ की सरफेस पे, तो उनके साथ ये इंटरेक्ट करके रिफ्लेक्शन करती है। ये अर्थ का जो कर्वेचर है उसी को फॉलो करती है। फिर नेक्स्ट वेव है स्काई वेव प्रोपागेशन। स्काई वेव प्रोपागेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज है बिटवीन 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ये आपको सीक्वेंशियली याद रखना है। जो सबसे पहली वेव है वो है ग्राउंड वेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है बिलो 3 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट आता है स्काई वेव प्रोपागेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। और ट्रेवल कहाँ से करती है ये स्काई वेव? ये आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट है स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्पेस वेव प्रोपागेशन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है अबो 30 मेगाहर्ट्ज। वो ट्रेवल करती है ये बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी डायरेक्ट पाथ में। इसके आगे आपको ये भी याद रखना है कि लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच जो ये स्पेस वेव है ये एक डायरेक्ट यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्ट कहाँ कहाँ से हो पाती है? ये बिल्डिंग्स, टावर्स हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो पाती है। अब बढ़ते हैं सीधे एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है रेडियो वेव प्रोपागेशन प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रिंसिपल बिहाइंड रेडियो वेव प्रोपागेशन इंक्लूड्स। आपको रेडियो वेव प्रोपागेशन के बिहाइंड जो प्रिंसिपल है वो बताना होगा, यानी कौन कौन सी चीज़ें उनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये सारी चीज़ें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इन सभी चीज़ों का, इसके अलावा स्कैटरिंग का भी रोल है इन प्रोपागेशन ऑफ रेडियो वेव्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट प्राइमरली इन्फ्लुएंसेस लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव्स। आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है जो इन्फ्लुएंस करती है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव प्रोपागेशन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जो रेडियो वेव प्रोपागेशन को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो वेव्स आर अ टाइप ऑफ। रेडियो वेव्स टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर दैट डिटरमाइन्स द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इन ए मीडियम। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ रेडियो वेव इन ए मीडियम किस चीज़ से डिटरमाइन होती है। तो इसका आंसर रहेगा टाइप ऑफ मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेडियो वेव दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी रेडियो वेव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसका आंसर रहेगा एनर्जी, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर। आपको बताना है कि ग्राउंड वेव प्रोपागेशन मोस्ट सूटेबल किस चीज़ के लिए है। तो इसका आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसीज बिलो 3 मेगाहर्ट्ज। फिर नेक्स्ट है स्काई वेव प्रोपागेशन इज आल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताना है कि स्काई वेव प्रोपागेशन का दूसरा नाम क्या है। तो इसको हम आयोनोस्फेरिक प्रोपागेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ प्रोपागेशन डोमिनेंट फॉर फ्रीक्वेंसीज अबो 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो उसमें किस टाइप की प्रोपागेशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी पार्ट, स्पेस वेव प्रोपागेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना दैट अलाउज HF रेडियो सिग्नल्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। आपको बताना है कि कौन सी फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ HF रेडियो सिग्नल्स। तो इसका आंसर रहेगा आयोनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडिंग रेफर्स टू। आपको बताना है कि फेडिंग का मतलब क्या है। फेडिंग का मतलब है वेरिएशन इन सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर टाइम, ऑप्शन नंबर डी। यानी
टाइम के साथ साथ जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो वेरी करती है, वो कम होती है, तो उसको बोलते हैं फेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काज ऑफ मल्टी पाथ फेडिंग। मल्टी पाथ फेडिंग जो होती है उसका काज बताना है आपको, तो इसका आंसर रहेगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सरफेसेस। जब एक वेव की रिफ्लेक्शन होती है बहुत सारी सरफेसेस से, तो उसको बोलते हैं हम मल्टी पाथ फेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फेडिंग कॉज्ड बाय इंटरफ्रेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स। जब डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफ्रेंस करती हैं तो उस टाइम जो फेडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मल्टी पाथ फेडिंग, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर फेडिंग ऑकर्स ड्यू टू। आपको डॉपलर फेडिंग का कॉज बताना है, तो इसका आंसर आएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मोशन। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आए ड्यू टू मोशन तो उस फेडिंग को हम नाम देते हैं डॉपलर फेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टिव फेडिंग इफेक्ट्स। सेलेक्टिव फेडिंग किस चीज को अफेक्ट करती है? इसका आंसर आएगा स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपगेशन मेथड आइडियल फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बताना है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रोपगेशन बेस्ट है, आइडियल है? तो इसका आंसर रहेगा स्पेस वेव प्रोपगेशन। एक बार फिर आपको मैं ये बताता चलूं कि स्पेस वेव प्रोपगेशन का यूज हम करते हैं फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रोपोस्फेयर कंट्रीब्यूट्स टू। ट्रोपोस्फेयर किस चीज में कंट्रीब्यूशन करता है अपना? तो इसका आंसर रहेगा ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग। ये आप नाम से भी याद रख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग में ट्रोपोस्फेयर का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट रेडियो वेव प्रोपागेशन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेडियो वेव प्रोपागेशन को अफेक्ट नहीं करता है? तो इसका आंसर रहेगा कलर ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना। ट्रांसमिटिंग एंटेना जो है उसका जो कलर होगा वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा रेडियो वेव प्रोपागेशन पे। बाकी जो सारी कंडीशंस है, अगर वेदर कंडीशंस को लेंगे वो भी कुछ असर डालते हैं रेडियो वेव प्रोपागेशन पे। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी आप सिग्नल देखें तो उसका भी इम्पैक्ट होता है रेडियो वेव प्रोपागेशन पे, और टेरेन ऑब्स्टेकल्स इसका भी असर होता है रेडियो वेव प्रोपागेशन पे। तो बस कलर ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना का इम्पैक्ट नहीं होता है। Next question. At very high frequencies, VHF, the dominant type of propagation. आपको बताना है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी VHF पे जो डोमिनेंट टाइप ऑफ प्रोपागेशन होती है वो कौन सी होती है? तो इसका आंसर रहेगा स्पेस वेव प्रोपागेशन, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग द रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। आपको बताना है कि एसेंशियल पैरामीटर कौन सा है जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। हाइट ऑफ एंटेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, अर्थस कंडक्टिविटी, ये तीनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड नीड फॉर मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, द मेन पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन इज। मेन पर्पस क्या है मॉड्यूलेशन का इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? तो इसका आंसर रहेगा ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। द बेसिक कॉज जो है मॉड्यूलेशन का, हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं कम्युनिकेशन में? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी सिग्नल्स हो वो ट्रेवल करें लॉन्ग डिस्टेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीइंग। मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम वेरी करते हैं, तो आपको बताना हम क्या वेरी करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा द कैरियर वेव प्रॉपर्टीज, यानी हम इसमें कैरियर वेव की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ वेव यूज्ड एज ए कैरियर इन मॉड्यूलेशन इज। आपको बताना है कि हम किस टाइप की वेव का यूज करते हैं एज कैरियर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर आएगा साइनोसाइडल वेव यानी साइन वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी नीड फॉर मॉड्यूलेशन अराइजेस बिकॉज। हमें मॉड्यूलेशन क्यों करनी पड़ती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका आंसर रहेगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कैन नॉट ट्रेवल फास्टर। एक्चुअली मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं, अगर मैं मान के चलूं कि मेरी वॉइस जो है मुझे आप तक पहुंचानी है तो लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं कर पाती क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो
इसमें इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है कि आप तक ट्रेवल कर पाए, जैसा कि मैंने बोला वैसे ही उसी अंदाज में। तो इसलिए हम इसके साथ एक वेव ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैरियर वेव। यानी सिंपल आप कैरियर नाम से ही इसको पकड़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। कैरियर वेव होता है कि जो हमारी वेव को, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जैसे साउंड है या वीडियो है, उसको कैरी करे दूसरी जगह। तो इसलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल वेव्स होती हैं, जैसे साउंड वेव होती हैं या दूसरी कुछ वेव्स होती हैं, तो उनमें उतनी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी नहीं होती हैं कि वो एज सच किसी दूसरी जगह ट्रेवल करें, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करें। तो इसलिए हम उनको जो कैरियर वेव है उनके साथ मिलाते हैं, फिर उनको सेंड करते हैं। तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डीमॉड्यूलेशन डिपेंड्स ऑन। आपको बताना है कि हम किस टाइप की डीमॉड्यूलेशन करेंगे किसी जगह, ये किस पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि हमने उसमें कौन सी मॉड्यूलेशन की है। यानी डीमॉड्यूलेशन वैसी ही होगी जैसे हमने मॉड्यूलेशन की हो। इसका आंसर आएगा बी पार्ट, द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ। डीमॉड्यूलेशन किस चीज को हम बोलते हैं, ये मॉड्यूलेशन का अपोजिट है। मॉड्यूलेशन में हम अपनी सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मिलाते हैं और इसमें हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसका आंसर आएगा बी पार्ट, एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन वुड फेस चैलेंजेस लाइक। अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं करें अपने सिग्नल्स के साथ तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इसका आंसर आएगा लिमिटेड रेंज एंड पुअर सिग्नल क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन हेल्प्स इन। मॉड्यूलेशन हमें किस चीज में हेल्प करता है, तो इसका आंसर आएगा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंड विड्थ। मॉड्यूलेशन की वजह से हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंड विड्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलेशन इज एसेंशियल फॉर। मॉड्यूलेशन किस चीज के लिए एसेंशियल है नीचे दिए गए ऑप्शंस में, तो इसका आंसर रहेगा एफिशिएंट वायरलेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज टिपिकली। आपको बताना है जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वो क्या होती है, तो इसका आंसर रहेगा लोअर देन द कैरियर फ्रीक्वेंसी। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है बनिस्बत कैरियर फ्रीक्वेंसी से, तो इसी वजह हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर से ज़्यादा होती तो हमें कोई नीड नहीं थी उसको मॉड्यूलेट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम इन्वॉल्व्स वेरीइंग। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या चेंज करते हैं, ये आप नाम से भी इसको याद रख सकते हैं कि इसमें हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि किसका एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं। इसमें हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं कैरियर वेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व्स वेरिंग। ये भी नाम से भी आप याद रख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर मॉड्यूलेट करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन ये याद रखना लेकिन ये आपको याद रखना है कि हम सिर्फ कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड है उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज मॉड्यूलेशन पीएम इन्वॉल्व्स वेरिंग। फेज मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, ये भी नाम से याद रख सकते हैं आप कि फेज मॉड्यूलेशन में हम फेज ऑफ द कैरियर वेव चेंज करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर SSBSC। ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है कि SSBSC की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर आएगा सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो क्वेश्चन है SSBSE मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस। SSBSC जो मॉड्यूलेशन होती है उससे क्या चीज़ रिड्यूस होता है, तो इसका आंसर आएगा बैंड विड्थ रिक्वायरमेंट्स। जहाँ कहीं पे भी आपको सिंगल साइड बैंड आ जाए तो आपको डायरेक्टली आंख बंद करके वहाँ पे लिखना होगा कि बैंड विड्थ रिक्वायरमेंट्स को ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर DSBSC। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है कि SSB होता है सिंगल साइड बैंड और DSB होता है डबल साइड बैंड, और जो SC आगे हैं सप्रेस्ड कैरियर, ये आपको याद रखना है। तो आपको बताना है कि DSBSC मॉड्यूलेशन में क्या होता है, तो इसका आंसर रहेगा एलिमिनेट्स द कैरियर। DSBSC मॉड्यूलेशन में हम एलिमिनेट करते हैं कैरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ FM ओवर AM इज। आपको बताना है कि FM की क्या एडवांटेज है ओवर AM।
तो इसका आंसर रहेगा बेटर नॉइज इम्यूनिटी। अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा हमारा यूनिट 1 के जो ऊपर हमने एमसीक्यूज बनाए थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम एफएम को क्यों प्रेफर करते हैं रेडियो स्टेशंस के लिए या टीवी के लिए। तो क्योंकि उसमें बेटर नॉइज इम्यूनिटी होती है, तो उसमें क्वालिटी ऑफ साउंड जो होती है वो अच्छी होती है बनिस्बत एएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSBSC इज मोर एफिशिएंट देन AM बिकॉज। आपको बताना है कि SSBSC ज़्यादा एफिशिएंट है AM से, इसकी वजह क्या है। तो इसका आंसर रहेगा इट यूजेस लोअर पावर एंड बैंड विड्थ, क्योंकि ये कम पावर और बैंड विड्थ का यूज़ करता है, तो इस वजह से SSBSC ज़्यादा एफिशिएंट है AM से। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSBSC मॉड्यूलेशन इज प्राइमरली यूज्ड इन। जो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कंप्रेशन हम यूज़ करते हैं, तो इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका आंसर आएगा डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, AM इज मेनली यूज्ड इन। AM का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इसका आंसर आएगा स्टैंडर्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है FM इज वाइडली यूज्ड। FM मॉड्यूलेशन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसका आंसर आएगा टेलीविजन साउंड ब्रॉडकास्टिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्लॉक डायग्राम एंड कंपैरिजन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन AM ट्रांसमीटर द मॉड्यूलेटर इज प्लेस्ड। आपको बताना है कि जो ब्लॉक डायग्राम है AM ट्रांसमीटर की, उसमें मॉड्यूलेटर की पोजीशन क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आफ्टर द कैरियर जनरेटर। मॉड्यूलेटर की जो पोजीशन है AM ट्रांसमीटर में, वो है आफ्टर कैरियर जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की कंपोनेंट ऑफ एन FM ट्रांसमीटर इज। FM ट्रांसमीटर का की कंपोनेंट कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FM जनरेशन टिपिकली रिक्वायर्स। FM जनरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर रहेगा अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर एंड ऑसिलेटर। इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है फॉर FM मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM डिटेक्शन इन्वॉल्व्स। इसका आंसर रहेगा एक्सट्रैक्टिंग फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, AM एंड FM कंपैरिजन शो दैट। AM और FM का कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या पता चलता है। इसका आंसर रहेगा FM हैज़ बेटर नॉइज इम्यूनिटी देन AM। ये ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AM ट्रांसमीटर्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इन। आपको बताना है कि AM ट्रांसमीटर्स में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो किस जगह किस चीज़ में कंसंट्रेटेड होती है। तो इसका आंसर रहेगा द कैरियर वेव, यानी मेन एनर्जी होती है वो होती है कैरियर वेव के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ AM इज। AM का मेन ड्रॉबैक क्या है, ये आपको अभी तक पता चल गया होगा अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा। इसका आंसर रहेगा पुअर नॉइज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM ट्रांसमीटर्स आर मोर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशंस वायर। FM ट्रांसमीटर्स का हम यूज़ किन एप्लीकेशंस में करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा सिग्नल क्वालिटी इज क्रिटिकल। यानी जहाँ पे हमें सिग्नल क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हमें बेस्ट सिग्नल क्वालिटी चाहिए, तो वहाँ पे हम FM ट्रांसमीटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSBSC ट्रांसमीटर्स आर टिपिकली यूज्ड इन। इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एफिशिएंट मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग बैंड विड्थ इज। इसका आंसर रहेगा SSBSC। SSBSC की फुल फॉर्म है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो SSBSC मोस्ट एफिशिएंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है फॉर रिड्यूसिंग बैंड विड्थ। अब बढ़ते हैं MCQs ऑन एंटेना की तरफ। सबसे पहला आता है इसमें फंडामेंटल्स ऑफ एंटेना। क्वेश्चन नंबर 1, एन एंटेना इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। एंटेना का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका आंसर आएगा ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी दोनों फंक्शंस हैं, ये ट्रांसमिट भी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और उनको रिसीव भी करता है। उस वक्त उसकी लेंथ क्या होती है, तो इसका आंसर रहेगा हाफ और क्वार्टर ऑफ द वेव लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल नेचर ऑफ एंटेनाज मीन्स। इसका आंसर रहेगा एन एंटेना कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स। यानी जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको, एंटेना ट्रांसमिट भी कर सकता है सिग्नल्स को, रिसीव भी कर सकता है। तो इस नेचर को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल नेचर ऑफ एंटेनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेन ऑफ एन एंटेना रेफर्स टू। एंटेनाज में एक टर्म का हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं गेन। तो
वो क्या होती है? इसका आंसर रहेगा द कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएटेड पावर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ एन एंटेना रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएटिंग एनर्जी इनटू फ्री स्पेस। वो कौन सा कंपोनेंट है एंटेना का जो रेडिएट करता है एनर्जी को इनटू स्पेस? तो इसका आंसर रहेगा रेडिएशन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल रेडिएटेड बाय एन एंटेना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आपको बताना है कि जो रेडिएटेड सिग्नल होती है उसकी वेवलेंथ किस चीज़ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो इसका आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये वैसे भी ऑलरेडी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे भी आपको वही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी दैट अलोज एंटेनास टू फोकस रेडिएटेड एनर्जी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये याद रखना है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटेना कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइसोट्रोपिक रेडिएटर इज एन। आपको बताना है कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर कौन सी चीज़ है नीचे दी गई ऑप्शंस में? तो इसका आंसर है आइडियल ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडिंग वेव रेशियो SWR। ये भी आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि SWR रेशियो जो है एंटेना का वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसको बोलते हैं हम, ये इंडिकेट करता है इम्पीडेंस मैचिंग क्वालिटी। ये भी हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया था MCQs के रिगार्डिंग, तो उसमें हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल लोकेशन फॉर प्लेसिंग एन एंटेना फॉर मैक्सिमम रेंज इज। आपको बताना है कि आइडियल लोकेशन क्या है। अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए एंटेना के लिए तो आइडियल लोकेशन क्या रहेगी उसके लिए? तो इसका आंसर आएगा एलिवेटेड पोजीशंस, यानी वो पोजीशंस जो हायर ग्राउंड लेवल पे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंटेना एरे इज टू। एंटेना एरे का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इसका आंसर रहेगा इम्प्रूव डायरेक्टिविटी एंड गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्टिव एंटेना हैज। इसका आंसर रहेगा बिल्ट इन एम्पलीफायर्स। जो एक्टिव एंटेना होता है उसके बिल्ट इन एम्पलीफायर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द शेप ऑफ एन एंटेना डिटरमाइन्स। एंटेना की शेप क्या डिटरमाइन करता है? इसका आंसर रहेगा इट्स गेन एंड पोलराइजेशन। एंटेना की शेप डिटरमाइन करती है उसका गेन एंड पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ एंटेना दैट प्रिवेंट्स अनवांटेड सिग्नल रिफ्लेक्शन। आपको उस पार्ट का नाम बताना है एंटेना के जो अनवांटेड सिग्नल रिफ्लेक्शंस को प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर आएगा बैलन। नेक्स्ट है वेरियस पैरामीटर्स ऑफ एंटेनास। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली एन एंटेना रेडिएट्स पावर कंपेयर टू एन आइडियल रेडिएटर इज। इसका आंसर है रेडिएशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच एन एंटेना ऑपरेट्स इफेक्टिवली इज कॉल्ड बैंड विड्थ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंड विड्थ आपको याद रखना है कि बैंड विड्थ क्या होती है? ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जिस पे एक एंटेना ऑपरेट करता है इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलराइजेशन ऑफ एन एंटेना डिपेंड्स ऑन द। एंटेना की पोलराइजेशन किस चीज पे डिपेंड करती है? इसका आंसर आएगा ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रेडिएटेड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन द शेप ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसका आंसर आएगा रेडिएशन पैटर्न। यानी अगर हमें दिखानी हो कि एक एंटेना कैसे एनर्जी रेडिएट करता है तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन द इम्पीडेंस ऑफ एन एंटेना इज ए मेजर ऑफ। इम्पीडेंस एक एंटेना की किस चीज का मेजर है? इसका आंसर आएगा मैचिंग बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड एंटेना। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एबिलिटी ऑफ एन एंटेना टू रेडिएट पावर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। वो कौन सी टर्म है जिसका हम यूज करते हैं शो करने के लिए कि एक एंटेना रेडिएट करता है पावर इक्वली तमाम डायरेक्शंस में? तो उस टर्म को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। मैक्सिमम पावर डेंसिटी एन एंटेना कैन रेडिएट इज डिटरमाइंड बाय। आपको बताना है कि जो मैक्सिमम पावर डेंसिटी एक एंटेना रेडिएट कर सकता है वो किस चीज से डिटरमाइन होता है? तो इसका आंसर आएगा गेन। यानी गेन डिटरमाइन करता है कि एक एंटेना की मैक्सिमम पावर डेंसिटी क्या होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रंट टू बैक रेशियो ऑफ एन एंटेना मेजर्स। इसका आंसर आएगा पावर रेडिएटेड इन फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एंटेना ऑपरेट्स इफेक्टिवली इज। ये भी हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, उसको बोलते हैं हम बैंड विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीडेंस मैचिंग इन एंटेना इंश्योर्स। इम्पीडेंस मैचिंग जो हम एंटेनाज में करते हैं तो वो क्या इंश्योर करता है? इसका आंसर आएगा मैक्सिमम सिग्नल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पोलराइजेशन दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। तो आपको बताना है कि कौन सी पोलराइजेशन का हम मोस्टली यूज करते हैं इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर आएगा सर्क्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटेना। सबसे बड़ा फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर एफिशिएंसी ऑफ एन एंटेना, तो इसका आंसर आएगा मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। जो मटेरियल होगा एक एंटेना का और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया होगा हमने उससे, तो ये डिटरमाइन करता है कि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट्स द एंगल इन विच एन एंटेना रेडिएट्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी। इसका आंसर आएगा बीम विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलराइजेशन ऑफ एन एंटेना इज डिटरमाइंड बाय। एंटेना की पोलराइजेशन किस चीज से डिटरमाइन होती है? इसका आंसर आएगा ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर दैट रिड्यूसेस एंटेना परफॉर्मेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ सिग्नल्स। तो आपको उस फैक्टर का नाम बताना है जिसकी वजह से जो एंटेना परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा ग्राउंड लॉसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटेनाज एंड एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, ए यागी उड़ा एंटेना इज कॉमनली यूज्ड फॉर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यागी उड़ा एंटेना का हम यूज किस चीज के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आएगा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैराबोलिक डिश एंटेना इज यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि पैराबोलिक डिश एंटेना हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए। ये जो एंटेना में क्वेश्चंस हमने लाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप एक बार अच्छी तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइपोल एंटेना इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। डाइपोल एंटेना का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका आंसर आएगा AM FM रेडियो ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एंटेना मोस्ट सूटेबल फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए कौन सा एंटेना मोस्ट सूटेबल है? तो इसका आंसर आएगा पैच एंटेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ अ हेलिकल एंटेना इज मोस्टली इन। आपको बताना है कि हेलिकल एंटेना का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका हम यूज करते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एंटेना यूज्ड फॉर FM ब्रॉडकास्टिंग। FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम कौन सा एंटेना यूज करते हैं? तो उसको बोलते हैं हम डाइपोल एंटेना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस चीज़ के लिए हम कौन सा एंटेना यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सूटेबल एंटेना फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए कौन सा एंटेना मोस्ट सूटेबल है? तो इसका आंसर आएगा लॉग पीरियोडिक एंटेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्न एंटेना इज प्राइमरली यूज्ड इन। हॉर्न एंटेना का यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका आंसर आएगा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए हम हॉर्न एंटेना का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैराबोलिक एंटेना इज आल्सो नोन एज। पैराबोलिक एंटेना का दूसरा नाम क्या है? उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टर एंटेना भी। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि पैराबोलिक एंटेना का हम यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है कि जो पैराबोलिक एंटेना होता है इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं रिफ्लेक्टर एंटेना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए हम कौन सा एंटेना यूज़ करते हैं, तो अगर वहाँ पे ऑप्शंस में पैराबोलिक नहीं हो बल्कि रिफ्लेक्टर हो तो वो वन ऑफ द सेम है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटेना टाइप कॉमनली यूज्ड इन स्मार्टफोन्स। कौन सा एंटेना कॉमनली यूज़ करते हैं हम स्मार्टफोन्स में? तो उसको बोलते हैं हम पैच एंटेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी यूज ऑफ हेलिकल एंटेना इज इन। हेलिकल एंटेना का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका आंसर आएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। इसके बाद नेक्स्ट है, एन एंटेना आइडियल फॉर लॉन्ग रेंज टीवी रिसेप्शन। लॉन्ग रेंज टीवी रिसेप्शन के लिए हम कौन सा एंटेना यूज करते हैं? तो उसका आंसर आएगा यागी उड़ा एंटेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ फेज्ड एरे एंटेना।
इसका आंसर आएगा वेरिएबल बीम डायरेक्शन विदाउट फिजिकल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एंटेना यूज्ड फॉर रेडार एप्लीकेशंस। रेडार एप्लीकेशंस के लिए हम कौन सा एंटेना यूज करते हैं? तो इसका आंसर आएगा पैराबोलिक डिश एंटेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉग पीरियोडिक एंटेना इज बेस्ट सूटेड फॉर। जो लॉग पीरियोडिक एंटेना हम यूज करते हैं तो वो किसके लिए बेस्ट है? इसका आंसर रहेगा ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस, यानी ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए हम लॉग पीरियोडिक एंटेना यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतने ही MCQs डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला होगा तो उसमें हम इसका जो पार्ट 2 है उस पे MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।